नमस्कार। आपके कार्यक्रम तथ्यता में आपका स्वागत है। मैं सुधांशु रंजन। चुनाव लगभग समाप्त हो चुका है, अंतिम दौर का मतदान भी हो चुका है, अब केवल परिणाम की प्रतीक्षा है। लेकिन इस बार जो चुनाव हुआ, प्रचार हुआ, उसमें एक मुद्दा जो बहुत ही प्रमुखता से उभर करके सामने आया वो था संविधान की रक्षा। हर दल के लोग कह रहे थे कि संविधान को बचाना है। विपक्ष का सीधा सीधा आरोप था कि भारतीय जनता पार्टी जो है संविधान को ख़त्म करना चाहती है और इसीलिए वो 400 सीटों से ज़्यादा चाहती है कि उसे इस चुनाव में मिल जाए। और विपक्ष के इस हमले का जवाब प्रधानमंत्री मोदी ये कहकर दे रहे थे कि दरअसल संविधान को ख़त्म करना विपक्ष चाहता है, क्योंकि जो अनुसूचित जातियों, जनजातियों और पिछड़े वर्गों को आरक्षण का अधिकार दिया गया संविधान में, उसको विपक्ष खत्म करके मुसलमानों को देना चाहता है। लेकिन इस संविधान को कोई ख़त्म नहीं कर सकता। ये बाबा साहब का दिया हुआ संविधान है और इसको ख़त्म नहीं किया सकता है, और मैं जब तक हूँ तब तक नहीं होने दूंगा। यानी दोनों पक्ष इसी तरह की बात कर रहे हैं। और हम देखें पिछले कई सालों में, 5-6 सालों में लगातार संविधान की दुहाई हर कोई दे रहा है। कोई आंदोलन हो रहा है, चाहे वो शाहीन बाग का आंदोलन है, वहाँ भी संविधान की रक्षा की बात होती है। या झारखंड में एक आंदोलन चल रहा था, वो आदिवासियों की ज़मीन की सुरक्षा के लिए, वो पथगड़ी आंदोलन है, वहाँ भी एक आदिवासी गांव के मुहाने पे एक शिलाखंड लगा करके वहाँ संविधान को धृत किया गया। तो ऐसे कई उदाहरण हैं हम जहाँ हम देखते हैं कि संविधान की बात होती है और संविधान को लागू करने की जो है नसीहत दी जा रही है। तो ये एक तरह से बहुत अच्छी बात है कि संविधान पर किसी ने कोई शंका नहीं की और संविधान को एक जो है सो बड़ा ही पवित्र दस्तावेज माना जा रहा है। अब हम ये चर्चा करें कि ये संविधान क्या सचमुच असुरक्षित है, क्या उसके ऊपर कोई ख़तरा है। इस पे हम थोड़ी सी बातचीत कर लें। और ये जो कहा जाता है कि बाबा साहब का संविधान, क्योंकि ये हर दल यही कह रहा है कि बाबा साहब का संविधान, ये भी सच नहीं है। लेकिन वोट बैंक की राजनीति में ऐसा होता है, क्योंकि उनके साथ एक वोट बैंक जुड़ा हुआ है। इसलिए ये कहना तो वैसे तथ्यात्मक रूप से सही नहीं है कि उन्होंने संविधान बनाया, क्योंकि कोई एक व्यक्ति संविधान बना नहीं सकता था। उसके लिए पूरी संविधान सभा बनी थी, जिसमें शुरू में 389 सदस्य थे। लेकिन जब देश का बंटवारा हो गया और पाकिस्तान अलग हो गया तो उसमें 299 सदस्य यहाँ बचे थे। और 2 साल 11 महीने 18 दिनों तक काफ़ी गहन विचार विमर्श के बाद ये संविधान तैयार हुआ। और उसमें बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जो थे ड्राफ्टिंग कमेटी यानी प्रवर समिति के अध्यक्ष थे। तो जो भी बनता था ड्राफ्ट वो सामने रखते थे, उस पर बहस होती थी, फिर उस पर वो जवाब देते थे। लेकिन अब ये कहना कि एक व्यक्ति ने बना दिया तो एक व्यक्ति, तो कोई तानाशाही व्यवस्था हो तभी एक व्यक्ति बना सकता है। और जहाँ तक बाबा साहब अम्बेडकर की बात है तो उन्होंने खुद ही संविधान सभा का विरोध किया था। उन्होंने साफ कहा था कि 1935 का जो भारत सरकार अधिनियम है वही अपने आप में काफ़ी है, कोई नई व्यवस्था हो, नई संविधान सभा, इसकी कोई ज़रूरत नहीं, और हमारे अंदर वो काबिलियत भी नहीं है कि हम एक नए संविधान की रचना कर सकें। तो उन्होंने ये रिकॉर्ड पे है कि उन्होंने इसका विरोध किया था। और बाद में उन्होंने संविधान को जलाने की भी बात कही थी, जिस पर हम बाद में आते हैं। लेकिन संविधान पर सबसे पहला प्रहार हम देखते हैं कि जैसे ही बना उसके बाद ब्रिटिश राजनीति शास्त्री आइवर जेनिंग्स की ओर से हुआ था। स्वाधीनता के कुछ दिनों के बाद उनको भारत के विभिन्न विश्वविद्यालयों में भाषण के लिए बुलाया गया था। आइवर जेनिंग्स भारत आए और उनको भारत के संविधान में एक भी अच्छी बात नजर नहीं आई। और उन्होंने करारा प्रहार शुरू कर दिया कि इट इज़ अनविल्डी एंड इट विल क्रैक अंडर इट्स ओन वेट। ये बहुत बड़ा है। निश्चित रूप से भारत का संविधान बहुत ही बड़ा संविधान है और आज की तारीख में तो विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। और उन्होंने कहा ये तो अपने भार से ही टूट जाएगा और इसके से अंदर प्रावधान हैं जैसे कि इंटरस्टेट ट्रेड है, अंतर्राज्यीय व्यापार है। तो इसके जब दुष्परिणाम सामने आएंगे तो अमेरिका के सामने जो विकट परिस्थितियां पैदा हुई थी अमेरिका तो उसको भूल ही जाएगा। तो इस तरह की तमाम बातें उन्होंने की थी और उनकी सारी बातों का नोट बना रहे थे जो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे BN राव। लेकिन दुर्भाग्य से अचानक उनकी मृत्यु हो गई। वो चाहते थे कि सब का जवाब दिया जाए, लेकिन देखिए क्या विडम्बना है कि उसके बाद BN राव, ये आइवर जेनिंग्स को श्रीलंका ने अपना संविधान बनाने के लिए बुलाया और उन्होंने जो श्रीलंका के लिए संविधान बनाया वो 6 साल में ख़त्म हो गया। दैट वॉज एब्रोगेटेड इन 6 years। भारत का संविधान तो पिछले 74 सालों से है, लेकिन श्रीलंका का संविधान जो आइवर जेनिंग्स ने बनाया वो बिल्कुल ही 6 साल के अंदर ही ख़त्म हो गया।
तो भारत के संविधान के बारे में बहुत तरह की बातें की गई हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि भारत का संविधान अभी भी पूरी तरह से जो है बिल्कुल एक जीवंत दस्तावेज है। लेकिन संविधान में संशोधन की प्रक्रिया तुरंत ही शुरू हो गई और वहाँ पर देखते हैं कि संविधान के ऊपर हमला भी होता है। और जो पहला संविधान संशोधन हुआ है 1951 में, उसमें सबसे पहले मौलिक अधिकार का हनन किया गया, जो अनुच्छेद 19(1) में व्यक्ति की आज़ादी है, और फिर 19(2) में कुछ आधार दिए गए हैं जिसके तहत उस स्वतंत्रता को कम किया जा सकता है। उसमें 3 नए आधार जोड़ दिए गए, जिसमें ये था कि फ्रेंडली रिलेशंस विद स्टेट, फॉरेन स्टेट वो है, उसके बाद पब्लिक ऑर्डर और इंसाइटमेंट टू वायलेंस, कुछ नए आधार जोड़ दिए गए। यानी जिस सदन ने वो अधिकार दिए थे, उसी सदन ने उन अधिकारों को कम भी कर दिया। यानी संविधान सभा ने संविधान बनाने का काम किया था और वो 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया। उस समय कोई संसद का निर्वाचन नहीं हुआ था, तो उसी संविधान सभा को इंटरिम पार्लियामेंट यानी अंतरिम संसद में तब्दील कर दिया गया। यानी उसी सदन ने उस अधिकार को कम भी कर दिया। और उसका एक बहुत बड़ा कारण ये बताया जाता है कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी उस समय पाकिस्तान के खिलाफ आग उगलते थे, युद्ध की बात करते थे, तो इसलिए फ्रेंडली रिलेशंस विद फॉरेन स्टेट जो है उसको जोड़ा गया कि आप उसकी आलोचना करके उस संबंध को ख़राब करेंगे तो इस तरह की आज़ादी आपको नहीं दी जा सकती है। और दूसरा एक जो बड़ा ही अहम और कहिए कि एक खतरनाक भी कह सकते हैं काम हुआ, जिसमें कि 9वीं अनुसूची जोड़ी गई, 9th शेड्यूल। और 9th शेड्यूल में ये व्यवस्था की गई कि अगर किसी कानून को 9वीं अनुसूची में डाल दिया जाता है तो उसकी न्यायिक समीक्षा नहीं की जाएगी। तो ये ही एक कह सकते हैं कि बड़ा ही खतरनाक ड्रैकोनियन कदम उठाया गया था सरकार के द्वारा कि न्यायिक समीक्षा को ख़त्म तक कर दिया गया था। इसके बारे में बाद में 1965 में सज्जन सिंह मामले में हिदायतुल्लाह ने एक बड़ा ही जो है महत्वपूर्ण उस पर कमेंट किया था, टिप्पणी की थी कि आवर्स इज़ द ओनली कॉन्स्टिट्यूशन द होल वर्ल्ड दैट प्रोटेक्ट्स इटसेल्फ फ्रॉम इटसेल्फ। हमारा संविधान एकमात्र संविधान है जो अपने से अपने की रक्षा करता है, क्योंकि संविधान का अनुच्छेद 13(2) कहता है कि राज्य कोई भी ऐसा कानून नहीं बनाएगा जो मौलिक अधिकार को कम करे या उसका हनन करे। और दूसरी ओर यह है कि अगर कोई कानून जो है 9वीं अनुसूची में डाल दिया जाता है तो उसकी न्यायिक समीक्षा नहीं होगी। तो प्रोटेक्टिंग इटसेल्फ फ्रॉम इटसेल्फ की बात हिदायतुल्लाह ने कही थी। अब हम आते हैं अंबेडकर के ऊपर, जिन्हें कहा जाता है कि वो शिल्पकार हैं, उनका योगदान है। लेकिन जैसा मैंने पहले भी कहा कि उनको निर्माता कहना पूरी तरह से अन्य जो लोगों का योगदान है उनके प्रति कृतज्ञता दिखाने वाली बात होगी। 299 सदस्य थे और उन्होंने खुद कहा था 2 सितंबर 1953 को राज्यसभा में एक बहस के दरमियान कि उनको मौका मिलेगा तो पहले मौके पर ही वो संविधान को जलाना पसंद करेंगे। मैं ये बात कोई बढ़ा चढ़ा कर नहीं कह रहा हूँ, ये जो है वो दर्ज है संसद की कार्यवाही में। और फिर 19 मार्च 1955 को उन्होंने फिर इसी तरह की बात कही, क्योंकि एक अन्य सदस्य थे अनूप सिंह, उन्होंने उनको याद दिलाया कि आपने तो संविधान को जलाने की बात कही थी। तो उन्होंने कहा कि हाँ बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन उस समय मुझे ये बताने का मौका नहीं मिला, कारण बताने का कि मैंने ऐसा क्यों कहा था। लेकिन अब मैं उसको बता रहा हूँ। मैंने ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि जो मंदिर हमने बनाया उसमें देवता की स्थापना होने के पहले ही वहाँ शैतान आकर बैठ गए, और चूंकि शैतान बैठ गए इसलिए मैंने कहा था कि इसको जला देना बेहतर होगा। इस पर बीकेपी सिन्हा ने तुरंत कहा कि देन डिस्ट्रॉय द डेविल नॉट द टेम्पल, आप मंदिर को मत ध्वस्त करिए, आप शैतान को मारिए। और इसके जवाब में बी आर अम्बेडकर ने कहा था कि अगर आपने शतपथ ब्राह्मण पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि सुर और असुर के बीच जब युद्ध होता है तो हमेशा असुरों की ही जीत होती है, और समुद्र मंथन के बाद अमृत भी तो असुर ही ले गए थे। तो इस तरह से उन्होंने कहा कि ये संविधान की स्थिति जो है और मैं जो हूँ इस तरह से पसंद नहीं करता हूँ। उनकी और भी कई आपत्तियाँ थी, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि संविधान पे हमले कई तरह के हुए। 1967 में केरल के तत्कालीन मुख्यमंत्री EMS नंबूदरीपाद ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके करारा हमला किया न्यायपालिका और संविधान के ऊपर। उन्होंने कहा कि मार्क्स और एंगल्स का साफ मानना था कि न्यायपालिका एक अस्त्र है शोषण और अत्याचार को बनाए रखने का, और आज भारत में भी वही स्थिति बनी हुई है।
जजों के जो हैं अपने क्लास बायस, क्लास इंटरेस्ट और क्लास हेट्रेड होते हैं, उनके अपने पूर्वाग्रह और दुराग्रह हैं वर्गों को लेकर के, और हमेशा वे अमीर वर्गों का जो है साथ देते हैं, अमीर लोगों का साथ देते हैं। और जहाँ तक संविधान के प्रति शपथ लेने की बात है, तो इसका मतलब मेरे लिए केवल इतना ही है कि संविधान के प्रावधानों का अनुपालन होना चाहिए और हो रहा है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि मैं संविधान के हर शब्द और हर प्रावधान को पवित्र मानता हूँ। उसके खिलाफ उनके केरल उच्च न्यायालय में अवमानना का मामला चला। उसके जवाब में EMS नंबूदरीपाद की ओर से हलफनामा दायर किया गया कि हाँ, ये बातें जो मैंने कही हैं और जिस प्रेस रिपोर्ट के आधार पर यह मानना याचिका दायर हुई है, उस अखबारों की रिपोर्ट में जो कुछ कहा गया वो सही है, मैंने इसे कहा था, लेकिन ये रिपोर्ट जो है वो जो है कंप्लीट नहीं है, पूरी नहीं है, और भी बातें मैंने कही थी। लेकिन ये हमारी विचारधारा है, मार्क्सवादी विचारधारा को मानते हैं, मार्क्स और लेनिन ऐसा मानते थे, एंगल्स ऐसा मानते थे, तो ये कम्युनिस्ट पार्टी की तो विचारधारा इस तरह की रही है। लेकिन हमारा मकसद न्यायपालिका की गरिमा को कम करना नहीं था, और उसके अलावा जो संविधान का अनुच्छेद 19A एक व्यक्ति की आज़ादी देता है, उसके तहत हमने उसका इस्तेमाल किया है। आखिर हम अगर कुछ महसूस करते हैं, गरीबों के उत्थान के लिए चाहते हैं कि कुछ हो और लगता है कि वो नहीं हो पा रहा है, तो हमें पूरा अधिकार है कि हम उस अधिकार का इस्तेमाल करके जो भी बात है वो सब कुछ कहें। उन्होंने उसमें ये भी कहा था कि जब तक इस मूल ढांचे को नहीं बदला जाएगा, तब तक सुधार की उम्मीद नहीं की जा सकती है। इस पर उच्च न्यायालय कि 3 जजों की पीठ ने जो है फैसला दिया 2-1 के बहुमत से, जिसमें 2 जज थे, रमन नायर और कृष्णमूर्ति अय्यर। उन्होंने नंबूदरीपाद को अवमानना का दोषी ठहराते हुए 1000 रुपये का जुर्माना किया उनके ऊपर, और जुर्माना नहीं भरने की स्थिति में 1 महीने की जेल की सज़ा दी। लेकिन तीसरे जज जस्टिस मैथ्यू ने कहा कि इसमें कुछ भी गलत नहीं है, इसमें कोई भी अवमानना नहीं है, ये उनका विचार है और ये व्यक्ति की स्वतंत्रता है। उस सज़ा के खिलाफ नंबूदरीपाद सुप्रीम कोर्ट गए और वहाँ उनकी पैरवी की मशहूर वकील VK कृष्ण मेनन ने, और वो पीठ थी न्यायमूर्ति हिदायतुल्ला की। उसमें कृष्ण मेनन ने यही बात कही कि भाई, अगर कोई मानता है कि ये संविधान गरीबों के हित में काम नहीं कर रहा है, न्यायपालिका गरीबों के हित में काम नहीं कर रही, तो हमें ये अधिकार है, हम बताएं जनता को, और जनता को बताना पड़ेगा कि संविधान को बदलने की ज़रूरत है या ख़त्म करने की ज़रूरत है। ये न्यायिक व्यवस्था गरीबों के पक्ष में नहीं है, तो आखिर हम किसके पास जाएंगे? जनता को ही तो बोलेंगे, हमारा काम है बताना। अगर हम ऐसा महसूस करते हैं तो क्या गलत है अगर हम बोलते हैं? हिदायतुल्ला ने कहा कि आपके ऊपर मार्क्सवाद का भूत सवार है और आप इसीलिए ऐसा बोल रहे हैं। लेकिन बाद में जो फैसला, उसमें हिदायतुल्ला ने उच्च न्यायालय के फैसले को तो सही पाया, लेकिन जो सज़ा जो थी उसको कम कर दिया। 1000 रुपये के जुर्माने को घटा करके 50 रुपया कर दिया, और उसको नहीं देने की स्थिति में 1 सप्ताह की जेल की सज़ा उन्होंने की, और वो फिर वो अध्याय वहीं पर समाप्त हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि संविधान के ऊपर और भी कई प्रहार हुए संशोधनों के रूप में। 1970 के दशक में कई जो हैं भयंकर संशोधन किए गए संविधान में, जिनमें 3 को कह सकते हैं कि बहुत खतरनाक संशोधन थे, 24वां, 39वां और 42वां। 24वां संशोधन इसलिए किया गया था क्योंकि गोलकनाथ में फैसला दिया गया था कि संसद को मौलिक अधिकार में संशोधन करने का कोई अधिकार नहीं है। तो उसके बाद ये संशोधन लाया गया कि संविधान संशोधन को कानून नहीं माना जाएगा। अनुच्छेद 13(2) कहता है कि राज्य कोई भी ऐसा कानून नहीं बनाएगा जो मौलिक अधिकार को कम करे या उसका हनन करे। तो इसमें कहा गया कि कानून कम करता है तो वो तो ठीक है, वो नहीं बना सकता, लेकिन संशोधन के जरिए होता है तो संशोधन कानून नहीं है और उस पर यह लागू नहीं होगा। फिर 39वें संविधान संशोधन के जरिए उच्च और उच्चतम न्यायालयों के अधिकार को खत्म किया गया कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष के निर्वाचन को लेकर कोई विवाद होगा तो उसका फैसला उच्च या उच्चतम न्यायालय नहीं करेगा। उस पर 42वां संविधान संशोधन किया गया, तो उसमें तो इतने व्यापक पैमाने पर जो है संशोधन हुआ कि उसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाने लगा। और पहला संशोधन तो प्रियम्बल में ही कर दिया गया, प्रस्तावना में, जिसमें कहते हैं कि वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute into a sovereign democratic state, उसमें जोड़ दिया गया सेकुलर और सोशलिस्ट, यानी वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute into a sovereign secular socialist democratic republic।
ये बात संविधान सभा में भी आई थी और उस समय कीर्ति शाह ने एक संशोधन पेश भी किया था कि जो सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है उसकी जगह सॉवरेन सेकुलर सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक किया जाना चाहिए, लेकिन वो प्रस्ताव स्वीकृत नहीं हुआ और उसके जवाब में अम्बेडकर ने कहा था कि हमारी दो आपत्तियां इसको लेकर के। पहली बात तो ये कि संविधान जो है वो एक यंत्र है जो राज्य के विभिन्न अंग हैं उनको नियमित करने का, और अगर सारी व्यवस्था हम अभी कर देंगे तो आखिर बाद की पीढ़ी के लिए हम क्या छोड़ते हैं, क्या सामाजिक आर्थिक व्यवस्था होनी चाहिए, क्या ढांचा होना चाहिए, ये आगे की पीढ़ी तय करेगी। और हम सब अभी तय करेंगे तो फिर तो ये लोकतंत्र को ख़त्म करना हुआ। आगे की पीढ़ी जैसा समझेगी, अगर आज किसी को समाजवाद अच्छा लगता है तो वो समाजवाद के ढर्रे पे चले, बाद में अगर किसी को कोई और बात पसंद आता है तो वो उस ढर्रे पे चले। लेकिन अगर आप समाजवाद की भी बात करते हैं तो मौलिक अधिकारों और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के जो अध्याय हैं उनको पढ़ेंगे तो उनमें समाजवाद से संबंधित काफ़ी बातें कही गई हैं। तो आप और फिर क्या चाहते हैं, उसके अलावा और जो है कुछ अलग से प्रावधान करने की ज़रूरत तो मेरी समझ से नहीं है। इसके अलावा बहुत सारे जो संशोधन किए गए उनमें 41 अनुच्छेदों और 7वीं अनुसूची में संशोधन किया गया। ये बड़ा व्यापक संशोधन था। उसके अलावा अनुच्छेद 103, 150, 192 और 226 को बदला गया, सब्स्टिट्यूट किया गया। 11 नए अनुच्छेद जोड़े गए, 31D, 32A, 39A, 43A, 48A, 51A, 131A, 139A, 226A, 228A और 257A। इन सब का परिणाम ये हुआ कि राज्यों के कई अधिकार स्थानांतरित कर दिए गए केंद्र को, जिससे संघीय ढांचा प्रभावित हुआ। उसके बाद संसद को संशोधन की, जो संविधान में संशोधन करने की असीमित शक्ति दे दी गई और उन संशोधनों की कोई न्यायिक समीक्षा नहीं होगी। यानी केशवानंद भारती के फैसले को पलटने की कोशिश की गई। केशवानंद भारती में साफ कहा गया था कि संसद को संविधान के मूल ढांचे में परिवर्तन करने का कोई अधिकार नहीं है। इसके बाद अनुच्छेद 368 में संशोधन किया गया कि जो संविधान संशोधन किए जाएंगे उनकी न्यायिक समीक्षा नहीं होगी। अदालत की शक्तियों को कम किया गया। जो स्थगन या इंजंक्शन जारी करने की शक्ति थी उससे छीन ली गई वो शक्ति। लाभ का पद क्या है, ये फैसला उच्च या उच्चतम न्यायालय नहीं करेगा। राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह पर काम करेंगे, इस बात को स्पष्ट कर दिया गया। तो 42वां संविधान संशोधन को कहा जाता है कि ड्रैकोनियन है, बल्कि पालकीवाला ने तो उसके बाद एक किताब भी लिखी थी, कॉन्स्टिट्यूशन डिफेस्ड एंड डिफाइल्ड, यानी पूरी तरह से उसको बदशक्ल कर दिया गया। इसके साथ ही ये भी व्यवस्था की गई थी कि आपातकाल के लिए जो संसद की स्वीकृति ली जाती है उसकी अवधि 6 महीने, यानी हर 6 महीने पे स्वीकृति लेनी पड़ेगी संसद की कि आपातकाल जारी रहना चाहिए या नहीं। उसको बढ़ा करके वो अवधि 1 साल कर दी गई। अनुच्छेद 358-59 में संशोधन किया गया कि मौलिक अधिकार का तो निलंबन हो ही सकता है और उसको लागू कराने के लिए कोई अदालत नहीं जा सकता है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में 39A, 43A और 48A जैसे नए अनुच्छेद जोड़ दिए गए और ये भी साफ किया गया अनुच्छेद 31 को संशोधित करके कि जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे मौलिक अधिकारों के मुकाबले में। और साथ ही राज्य के विधायक जो विधानसभा के सदस्य होते हैं उनको बर्खास्त करने का अधिकार राष्ट्रपति को दिया गया, जो चुनाव आयोग के साथ परामर्श करके ऐसा कर सकते हैं। पहले अधिकार राज्यपाल के पास होता था। विपिन चंद्रा ने अपनी पुस्तक जेपी मूवमेंट एंड द इमरजेंसी में लिखा है कि संजय गांधी और जो उनके चमचे थे बंसीलाल जैसे लोग, वो चाहते थे कि चुनाव को आगे बढ़ाया जाए और इस कारण से बहुत सारे मौलिक जो बदलाव किए गए उनमें एक ये था कि कार्यपालिका को न्यायपालिका की कीमत पर शक्ति दी गई और इससे चेक्स एंड बैलेंस की जो स्थापित व्यवस्था थी वो काफ़ी हद तक प्रभावित हो गई। 1970 मार्च में जनता पार्टी की सरकार बनी और उसने 42वें संविधान संशोधन के अधिकतर प्रावधानों को निरस्त कर दिया। 43वें और 44वें संविधान संशोधन के जरिए उसने घोषणा पत्र में साफ कहा था कि 1976 के पहले जो संविधान था उसको बहाल किया जाएगा, लेकिन पूरी तरह जनता सरकार नहीं कर पाई और मिनर्वा मिल मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 42वें संविधान संशोधन के क्लॉज 4 और 5 को ख़त्म कर दिया
असंवैधानिक उसको घोषित कर दिया। 4 में ये कहा गया था कि जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो मौलिक अधिकार से ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और 5 में कहा था कि संसद की शक्ति असीमित है संशोधन की। इस दोनों को जो है खारिज कर दिया, कहा कि ये असंवैधानिक है। अब संक्षेप में आपको ये कहना चाहेंगे कि आखिर लगभग 75 सालों से भारत का संविधान चल रहा है। कुछ प्रहार भी हुए, कुछ अंधकार का काल भी आया, लेकिन फिर भी चल रहा है। एक पुस्तक है द इंटोरेंस ऑफ नेशनल कॉन्स्टिट्यूशंस, उसके लेखक हैं जकारी एल्किंस, टॉम गिन्सबर्ग और जेम्स मिल्टन। इन्होंने लगभग 190 संविधानों का अध्ययन करके कहा है कि औसत आयु संविधान की 19 साल होती है, लेकिन भारत के संविधान के बारे में कहा है कि ये इसलिए अभी भी जीवंत है क्योंकि इसमें हर वर्ग के लोगों का ख्याल रखा गया है, और साथ ही इसमें संशोधन का प्रावधान है। ये मेलिएबल है, ज़रूरत के अनुसार इसको बदला जा सकता है। 1789 में टॉमस जेफरसन ने जेम्स मेडिसन को एक पत्र लिखा था, जिसमें ये लिखा था कि एवरी कॉन्स्टिट्यूशन शुड हैव ए सनसेट क्लॉज दैट इट शुड एक्सपायर आफ्टर 19 ईयर्स। 19 साल के बाद संविधान को ख़त्म हो जाना चाहिए। लेकिन वैसा, और अगर उसके बावजूद वो चलता है तो वो सही नहीं होगा, वो फिर एक बल के आधार पर चलाना होगा। हालांकि वहाँ का भी संविधान चल रहा है। उनके ऐसा कहने के 220 सालों के बाद शिकागो लॉ स्कूल ने 1789 से लेकर के 2005 तक जो भी राष्ट्रीय संविधान थे विश्व के, उन सब की समीक्षा करके देखा कि संविधान की औसत आयु जो है वो 19 साल है। और फिर वही बात है कि भारत का संविधान तो चल रहा है। तो वी.आर. कृष्ण अय्यर के शब्दों में कहें कि उन्होंने कहा था कि ये संविधान जो है वो नेशन सेफ्टी वाल्व है, यहाँ बहुत फ्लेक्सिबिलिटी है। तो बहुत तरह से कई बार हमले भी हुए हैं, लेकिन फिर यहाँ की न्यायपालिका भी मजबूत है, जनमत भी मजबूत है, जो नहीं बर्दाश्त करेगा कि यहाँ का संविधान ख़त्म कर दिया जाए। और इसलिए ये चिंता की बात नहीं होनी चाहिए कि भारत का संविधान खतरे में है। भारत का संविधान अगर 75 साल तक ठीक से काम कर रहा है तो निश्चित रूप से उम्मीद की जानी चाहिए कि जनता का विश्वास भरोसा जो है संविधान के ऊपर है, और जो विभिन्न संस्थाएं हैं उसको ठीक से काम करने देंगी। अगर आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आया हो तो आप इसको पसंद कीजिए, सब्सक्राइब करिए और अपने मित्रों के साथ साझा भी करिए। बहुत धन्यवाद, नमस्कार।